Hello everyone, welcome to my channel No Inside Out. So today we are going to discuss about some more basic concepts about international human resource management. So let us start. First of all, we have to understand the meaning of IHRM. IHRM can be defined as a set of activities targeting human resource management at the international level. It strives to meet organizational objectives and achieve competitive advantage over competitors at national and international level. IHRM आपकी वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिनके थ्रू हम HRM को मैनेज करते हैं एट द इंटरनेशनल लेवल. ओके, एंड इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करते हैं, वो हम किस लेवल पे करेंगे? इंटरनेशनल लेवल. इंटरनेशनल लेवल मींस जब हम अपनी कंट्री की बाउंड्री से बाहर जाके अपने बिज़नेस को रन करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल बिजनेस. और जब वहाँ के रिसोर्सेज को मैनेज करना है, HR को मैनेज करना है, दैट मीन्स वी हैव टू इम्प्लीमेंट द इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. Come to the next slide. Type of employees in IHRM. Now there are three type of employees in IHRM: parent country nationals, host country nationals, and third country national. So first of all, parent country national. Parent country national means वो employees जो आपकी पेरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं. इट मीन्स जहाँ पे आपकी कंपनी का हेडक्वार्टर लोकेटेड है, वहाँ से जो भी एम्प्लॉयज़ बिलोंग करते हैं उनको हम बोलते हैं पेरेंट कंट्री नेशनल्स. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी इंडिया में रन कर रही, इंडिया में इसका हेडक्वार्टर है, तो इंडियन एम्प्लॉयज़ को हम बोलेंगे पेरेंट कंट्री नेशनल्स. नेक्स्ट है होस्ट कंट्री नेशनल्स. होस्ट कंट्री नेशनल्स आर दोज एम्प्लॉयज़ हु बिलोंग टू द country where the company has set up a subsidiary. It means जब एक कंपनी अपनी कोई नई ब्रांच ओपन करती है किसी अदर कंट्री में, तो उस कंट्री के एम्प्लॉयज़ को हम क्या बोलते हैं? होस्ट कंट्री नेशनल्स. ओके, देन आफ्टर थर्ड कंट्री नेशनल्स. थर्ड कंट्री नेशनल्स मीन्स जो एम्प्लॉयज़ आपके ना तो होस्ट कंट्री से बिलोंग करते हैं और ना ही आपकी पेरेंट कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो किसी अदर थर्ड कंट्री से बिलोंग करते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कंपनी का हेडक्वार्टर इंडिया में है और सब्सिडरी यूके में चल रही है, ठीक है, तो यूके और इंडिया को छोड़ के अदर कंट्री के एम्प्लॉयज़ को हम क्या बोलेंगे? थर्ड कंट्री नेशनल्स. So these are the type of employees in IHRM. Let us move to the next slide. Now, expatriate. Expatriate means a parent country national sent on a long-term assignment टू द होस्ट कंट्री ऑपरेशंस. एक्सपेट्रिएट हम उस एम्प्लॉय को बोलते हैं जो आपकी एक फॉरेन असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए होस्ट कंट्री में जाता है. ठीक है, होस्ट कंट्री मीन्स जहाँ पे आपकी कोई सब्सिडरी चल रही है. ठीक है, अगर सब्सिडरी में किसी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए पेरेंट कंट्री से एक एम्प्लॉय जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सपेट्रिएट. देन आफ्टर इनपेट्रिएट. इनपेट्रिएट मीन्स अ होस्ट कंट्री नेशनल और अ थर्ड कंट्री नेशनल असाइन टू द पेरेंट कंट्री वेयर द कंपनी इज हेडक्वार्टर्ड. इट मीन्स जब एक होस्ट कंट्री नेशनल या फिर थर्ड कंट्री नेशनल हमारी पेरेंट कंट्री में आएगा जहाँ पे हेडक्वार्टर है, इट मीन्स हेडक्वार्टर में किसी असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए आएगा, उसको हम बोलेंगे इनपैट्रिएट. नेक्स्ट है रीपैट्रिएट. रीपैट्रिएट मीन्स एन एक्सपेट्रिएट कमिंग बैक टू द होम कंट्री एट द एंड ऑफ अ फॉरेन असाइनमेंट. इट मीन्स जब एक फॉरेन असाइनमेंट कंप्लीट हो जाती है और एम्प्लॉय वापस अपनी होम कंट्री में आ जाता है, उसको हम बोलते हैं रीपैट्रिएट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीपैट्रिएशन. ओके, सो नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंट्रीज इन IHRM. सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ कंट्रीज इन IHRM एक्टिविटीज़: होम कंट्री, होस्ट कंट्री एंड थर्ड कंट्री. होम कंट्री आपकी वो कंट्री होती है जहाँ पे कंपनी का हेडक्वार्टर एग्जिस्ट करता है. ओके, होस्ट कंट्री आपकी वो कंट्री होगी जहाँ पे आपकी कंपनी की कोई सब्सिडरी रन कर रही है. ओके, कोई ब्रांच रन कर रही है. ठीक है, अगर कोई इंडियन कंपनी है, उसकी एक ब्रांच चाइना में चल रही है, तो चाइना आपकी होस्ट कंट्री होगी. ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड कंट्री. थर्ड कंट्री मीन्स जहाँ पे आपकी ना तो हेडक्वार्टर है आपका, ना ही आपकी कोई सब्सिडरी रन कर रही है. ठीक है, बट वहाँ से हमने कोई ना कोई रिसोर्सेज जो है वो
प्रोक्यूर किए हुए हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमने वहाँ से कोई एम्प्लॉय हायर किया है अपनी कंपनी में, तो वो कंपनी हमारी इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या हो जाएगी, थर्ड कंट्री नेशनल्स। एम्प्लॉयज़ थर्ड कंट्री नेशनल्स हो जाएंगे और उस कंट्री को हम बोलेंगे थर्ड कंट्री। देन आफ्टर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन इन IHRM। अब IHRM में जो रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन फंक्शन होता है, उसमें आपकी बेसिकली एक EPRG अप्रोच का यूज़ किया जाता है। E स्टैंड्स फॉर एथनोसेंट्रिक, P स्टैंड्स फॉर पॉलीसेंट्रिक, R स्टैंड्स फॉर रीजसेंट्रिक एंड G स्टैंड्स फॉर जियोसेंट्रिक। ओके, सो EPRG approach is basically used for the recruitment and selection in IHRM. So we will discuss one by one. एथनोसेंट्रिक अप्रोच आपकी वो अप्रोच होती है जहाँ पे कंपनी पेरेंट कंट्री से ही एम्प्लॉयज़ को हायर करती है। ओके, यही यहाँ पे मेंशन किया है, प्राइमरी पोजीशंस आर हेल्ड बाय सिटीजन्स ऑफ होम कंट्री। इट मीन्स जो कंपनी की प्राइमरी पोजीशंस होंगी उनको कौन होल्ड करेगा, होम कंट्री के सिटीजन्स। ओके, एंड ऐसा क्यों होता है, बिकॉज कंपनी थिंक्स अबाउट टॉप टैलेंट इज़ ओनली अवेलेबल इन द पेरेंट कंट्री। इट मीन्स जो टॉप टैलेंट है, जो सबसे अच्छा टैलेंट है, वो हमारा सिर्फ होम कंट्री में ही अवेलेबल है। कंपनी की ये थिंकिंग है, इस वजह से वो एथनोसेंट्रिक अप्रोच का यूज़ करती है। नेक्स्ट वन इज पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। इन पॉलीसेंट्रिक अप्रोच प्राइमरी पोजीशंस आर हेल्ड बाय द नेशनल्स फ्रॉम द होस्ट कंट्री। ओके, इट मीन्स जहाँ पे कंपनी की सब्सिडरी रन हो रही है, वहाँ के सिटीजन्स को जब हम हायर करते हैं अपनी प्राइमरी पोजीशंस पे, तो उसको बोलते हैं होस्ट कंट्री नेशनल्स। ओके, एंड अप्रोच को क्या बोलते हैं, पॉलीसेंट्रिक अप्रोच। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या है आपके, एक तो बेटर लोकल नॉलेज होगा, जो आपके होस्ट कंट्री के सिटीजन्स होंगे उनको वहाँ की जो एक लोकेलिटी होगी उसका नॉलेज अच्छा होगा। उसके बाद रिड्यूस पर्सनल प्रॉब्लम्स, मींस पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी कम हो जाते हैं जब हम एक ही कंट्री से एम्प्लॉयज़ की हायरिंग करते हैं, ठीक है। देन आफ्टर host country managers can protect MNC from hostile treatment by host government. Okay, then after here subsidiaries allowed some autonomy but financial controls are left. सब्सिडरी जो है वो कुछ अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस ले सकती है, बट जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो किसके पास रहता है, ओनली आपकी जो मेन हेडक्वार्टर है उसके पास। नेक्स्ट वन इज रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। रीजियोसेंट्रिक अप्रोच में जो प्राइमरी पोजीशंस हैं उनको कौन होल्ड करता है, जो आपके थर्ड कंट्री नेशनल्स होंगे। ओके, इट मीन्स ऐसी कंट्री जहाँ पे आपकी ना तो आप हेडक्वार्टर है आपका, ना ही आपकी कोई सब्सिडरी रन हो रही है, तो ऐसी कंट्री से जब हम एम्प्लॉयज़ को हायर करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। और ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि समटाइम्स दो कंट्रीज़ के जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत सिमिलर होती हैं। फॉर एग्जांपल जापान एंड चाइना, तो ये एक स्टीरियोटाइप है कि जापान और चाइना का कल्चर जो है वो थोड़ा सा सिमिलर है, ठीक है। तो इन केस अगर हमारी जापान में कोई सब्सिडरी चल रही है, तो हम वहाँ पे अपनी प्राइमरी पोजीशंस पे चाइना की सिटीजन्स को भी क्या कर लेते हैं, रिक्रूट कर लेते हैं, ठीक है। और ये क्यों कर लेते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि जो कल्चर यहाँ पे है जापान में है वही सेम कल्चर चाइना का भी है, तो सिमिलर कल्चरल प्रैक्टिसेस जो है वो रहेंगे, ठीक है। तो इस अप्रोच को बोलते हैं रीजियोसेंट्रिक अप्रोच। नेक्स्ट है आपकी लास्ट वन इज जियोसेंट्रिक अप्रोच। जियोसेंट्रिक अप्रोच में आपका जो बेस्ट क्वालिफाइड इंडिविजुअल है उसको हायर किया जाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेशनैलिटी। वो किसी भी कंट्री से हो सकता है, ठीक है, पेरेंट कंट्री से हो, थर्ड कंट्री से हो, एंड आपका चाहे होस्ट कंट्री से हो, ठीक है, ये आपका मैटर नहीं करता है, बट उसके पास क्या स्किल्स हैं, उसका टैलेंट कैसा है, क्या एक्सपर्टाइज है, ऑन द बेसिस ऑफ ओनली दीज फैक्टर्स वी विल recruit the person. Okay, and in geocentric approach the whole world is treated as market to implement global approach.
ओके, सारे के सारे वर्ल्ड को हम क्या ट्रीट करते हैं कि एक ये हमारे मार्केट है जहाँ पे हम अपनी ग्लोबल अप्रोच को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इट मीन्स अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, कहीं से भी किसी भी कंट्री से हम एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकते हैं। ओके, तो these are the approaches of recruitment and selection in IHRM. I hope you will understand about these basics of IHRM. So keep watching my channel. Thank you so much.